हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन को पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये पहला चैप्टर है मापन और मूल्यांकन, और इसमें से हम मूल्यांकन को पढ़ रहे हैं। आज हमको मूल्यांकन से पढ़ना है कि मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व, मतलब जो मूल्यांकन होता है उसकी शिक्षा में क्या आवश्यकता है और क्या उसकी महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना, और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि मापन और मूल्यांकन की शिक्षा में निम्न आवश्यकता एवं महत्व है। मतलब जो मापन होती है और मूल्यांकन होता है, शिक्षा में उनकी क्या निम्न महत्व होते हैं और निम्न उनकी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे पहला, सीखने की प्रेरणा, दूसरा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, तीसरा है शिक्षण में उन्नति, चौथा है निर्देश एवं परामर्श में सहायक, पांचवा हमारा परीक्षा प्रणाली में सुधार। अगर मतलब परीक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है तो मूल्यांकन या मापन के द्वारा क्या करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। और छठवां है विद्यालय में सुधार। जब हम मापन करेंगे या मूल्यांकन करेंगे, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, ये सारी क्रियाएं करेंगे। क्या करेंगे, जब मूल्यांकन करने से हमको पता चलता है कि हाँ बच्चा हमारा कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक नहीं सीखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, और सीखने की प्रेरणा देंगे, जैसे पहले टॉपिक में दिया है। दूसरा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन। अगर देखेंगे बच्चों को कि उस स्तर तक नहीं सीख पा रहा है या उस स्तर तक सीख लिया है, तो उसके पाठ्यक्रम को और अच्छा बनाएंगे या और लचीला बनाएंगे। इस तरीके से शिक्षण जो हमारा होगा, हमारे पढ़ाने की तरीके कैसे हैं, यानी शिक्षण मीन हम कैसे उसको शिक्षा दे रहे हैं, उसमें हम उन्नत करेंगे। ठीक है, कि अगर हम नहीं हमारा सही से शिक्षण कार्य हो रहा है तो हम और प्रयास करेंगे कि उनको शिक्षा कैसे दें। पांचवा है निर्देश एवं परामर्श में उनकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, और परीक्षा प्रणाली में सुधार करेंगे और विद्यालय में भी सुधार करेंगे। देखिए, ये निम्न आवश्यकताएं महत्व थे। आगे दिया है कि मूल्यांकन की विशेषताएं, मतलब मूल्यांकन जो होता है इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो इसको भी आप लोग याद करते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट पूछ सकता है पेपर में कि मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता और महत्व को बताइए। तो ये सारे पॉइंट जो छठो आप लोगों ने पढ़ा है इसको लिखिएगा। और अगला है मूल्यांकन की विशेषता, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट दिया हुआ है, मूल्यांकन क्या है, एक व्यापक पद है। दूसरा, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है आपका मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, मतलब एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया होती है मूल्यांकन। चौथा है कि यानी मूल्यांकन संपूर्ण व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्था होती है उसका क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। पांचवा है मापन मूल्यांकन है तथा शिक्षा के हर पद या अवस्था पर एक यंत्रक का कार्य करता है। और छठवां है मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन को उन्नति करता है, मतलब मूल्यांकन ये क्या करता है, स्वयं को उन्नति देता है। छठवां है मूल्यांकन के अगला है आपका टॉपिक मूल्यांकन के लक्ष्य, जो जिसमें हमारे मूल्यांकन के क्या क्या लक्ष्य होते हैं उसके बारे में पढ़ना है कि मूल्यांकन का लक्ष्य कैसा होता है। तो पृष्ठ पोषण, अभिप्रेरणा और अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि। तो ये सब क्या होते हैं, मूल्यांकन के लक्ष्य होते हैं। अगला है हमारा कि शिक्षा में मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य। तो देखिए शिक्षा में क्या क्या उद्देश्य होते हैं और कार्य होते हैं। दिया है कि मापन एवं मूल्यांकन का अपने में ना कोई उद्देश्य होता है ना कार्य। ठीक है, मापन और मूल्यांकन का उसके खुद का ना तो कोई उसमें उद्देश्य होता है ना ही कार्य होता है। जिस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, जिन क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाए, जिन उद्देश्यों में किया जाता है, उस क्षेत्र में वही उद्देश्य होते हैं। मतलब जो क्षेत्र, इनका कोई भी खुद का उद्देश्य नहीं होता है ना, चाहे आपका मापन हो चाहे मूल्यांकन हो, इनका उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन जिस क्षेत्र में हम मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं और जिन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, वही इस क्षेत्र, वही उद्देश्य, इन उद्देश्यों की पूर्ति करना इसका कार्य हो जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य निम्नवत हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगले में कि पहला नंबर दिया है निम्नवत में यहाँ पे कि चयन एवं वर्गीकरण में सहायक, मतलब जो
मापन होते हैं वो चयन अथवा वर्गीकरण में सहायक होते हैं। कैसे? जब हम मापन करते हैं उसके बाद मूल्यांकन करते हैं तो हमको पता चल जाता है ना कि कौन बच्चा अधिक सीख रहा है, कौन अधिक होशियार है, कौन कम होशियार है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन अभी सीख नहीं पाया है सही से। तो इस तरीके से हम वर्गीकरण करते हैं, जिसमें गाल्टन ने दिया है सबसे पहले इसके लिए। तो गाल्टन के अनुसार विश्व में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, वे न केवल शारीरिक रूप से वरन मानसिक रूप से भी क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। विद्यार्थियों के विभिन्न गुणों का मापन करके उन्हें विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों में सरलता से बांटा जा सकता है। मापन तथा मूल्यांकन के बाद ही छात्र को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है। इसी तरह इसका प्रयोग व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत चयन में व्यापक रूप से किया जाता है। उदाहरण है कि विभिन्न कक्षाओं में विषयों के चयन में मापन एवं मूल्यांकन का ही सहारा लिया जाता है। गाल्टन ने ये कहा है चयन एवं वर्गीकरण के लिए कि जितने भी, अगर विश्व में कोई भी आप दो व्यक्ति ले ले, अपने घर के ही दो व्यक्ति ले लीजिए आप, वे ना तो आप किससे शारीरिक रूप से भिन्न होंगे और वरन क्या होंगे? मानसिक रूप से भी भिन्न होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के जो विभिन्न गुण होते हैं, एक उनको मापन करके उनके विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों में सरलता से क्या होता है? बांटा जा सकता है। और यही मूल्यांकन एक छात्र को जो एक छात्र होता है उसको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है। दूसरे हमारे फ्रेडरिक जी ब्राउन, इन्होंने क्या कहा कि चयन उस परिस्थिति की ओर संकेत करता है जिसमें आवेदकों की संख्या, मतलब कितने लोग आवेदक हैं, वो क्या कर रहे हैं? संख्या पदों की तुलना में अधिक होती है तथा हमारा उद्देश्य सर्वाधिक योग्य आवेदकों को चुनना होता है या चयन करना होता है। फ्रेडरिक जी ब्राउन ने क्या कहा? उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, जैसे आप क्या करते हैं, इन्होंने बताया है कि चयन में ऐसी परिस्थितियों की ओर ये संकेत करता है चयन एवं वर्गीकरण कि आवेदक, मतलब जो जैसे कोई पेपर होता है तो उसमें बहुत सारे लोग भरते हैं ना, पदों की संख्या तो कम होती है। जैसे भी देखिए पुलिस वाला आपका निकला है तो यूपीपी, उसमें कितने हैं? सिर्फ 60,000 पद हैं, लेकिन आवेदक कितने हैं भरने वाले? वो तो 50 लाख लोग हैं ना। तो उसमें से जो सबसे योग्य होगा, दिया ना कि उस उद्देश्य सर्वाधिक योग्य आवेदकों को चुनना और चयन करना। जो योग्य होगा, सर्वाधिक योग्य होगा, उसी को चुना जाएगा और उसका चयन किया जाएगा। यही क्या कहलाता है? चयन एवं वर्गीकरण में मापन एवं मूल्यांकन क्या होता है? आवश्यक होता है। अगला है दूसरा है पूर्व कथन। मतलब पूर्व कथन से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के वर्तमान क्षमताओं एवं योग्यताओं के आधार पर भविष्य के बारे में घोषणा करना है। पूर्व माने पहले, और कथन माने कहना, ठीक है। प्रेडिक्शन जिसको बोलते हैं, प्रेडिक्ट करना, मतलब भविष्य के बारे में बताना, है ना। तो वही क्या होता है? पूर्व कथन कहते हैं। मतलब जो वर्तमान स्थिति है व्यक्ति की, जैसी उसकी क्षमताओं एवं योग्यता के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? बता सकते हैं कि भविष्य के बारे में उसके, और घोषणा कर सकते हैं कि हाँ ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर बालकों के भावी, मतलब आगे होने वाले विकास का अनुभव लगाया जा सकता है तथा कहा जा सकता है कि बालक किसी विषय विशेष में आगे चलकर सफल होगा या नहीं होगा। तीसरा है तुलना में दिया हुआ कि प्रत्येक अध्यापक क्या जानना चाहता है कि एक छात्र दूसरे की तुलना में किस प्रकार प्रगति कर रहा है। उदाहरण जैसे एक इंस्टीट्यूट के छात्र दूसरे इंस्टीट्यूट के छात्रों से आगे हैं तो क्यों, ठीक है। यही तो छात्र कहता है। जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा जल्दी से सीख ले रहा है, कोई बच्चा कम धीरे धीरे सीख रहा है, तो आप क्या करेंगे? दोनों में तुलना करेंगे ना कि ये क्यों ऐसे सीख ले रहा है और कैसा नहीं सीख रहा है और क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है? तुलना करना कहलाती है। जिसके लिए देखिए कॉर्नबेक ने क्या किया है? अपना एक परिभाषा दिया है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है। इन्होंने क्या बताया कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होती है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं उनके व्यवहार में क्या होती है? तुलना करने की एक व्यवस्थित विधि है। उसी को इन्होंने क्या बताया है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहा है। चौथा है, इसमें और दिया देखिए, इसके अतिरिक्त छात्रों के प्रारंभिक व्यवस्था की तुलना उसके बाद वाले व्यवहार से की जाती है तथा पता लगाया जाता है कि उसके कितनी प्रगति की है। मतलब क्या कह रहे हैं कि छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार से उनके बाद में जो व्यवहार होते हैं उनका पता लगाया जाता है और पता लगाया जा सकता है कि इसने कितनी प्रगति कर ली है, मतलब कितना सीख लिया है। चौथा है परामर्श एवं निर्देश।
इसमें क्या दिया है कि विद्यार्थियों के विभिन्न व्यवहारों का मापन करके यह निश्चित किया जाता है कि छात्र को किन किन विषयों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे देखिए दिया हुआ कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या अध्यापक आदि। मतलब विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, उनके व्यवहार को मापना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि तुम हाँ इस विषय में अच्छे हो, इस विषय का अध्ययन करो, और जो तुमको बनना हो, जैसे डॉक्टर बनना हो तो बायो पढ़ो, है ना। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए, माने गाइडेंस देना चाहिए। ठीक है। अगला पांचवा हमारा निदान। निदान में क्या दिया हुआ कि मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देता है। निदान में देखिए क्या बताया है कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं तथा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन जो होता है उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे पहला है व्यक्ति क्या कर सकता है ना। इसमें दिया है कि जिसका पता विभिन्न उपलब्ध परीक्षणों द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे दिया है। और दूसरा आपका है व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता, उसमें दिया था क्या कर सकता है, इसमें दिया है क्यों कर सकता है। तो इसका पता विभिन्न प्रकार के निदानात्मक परीक्षणों से द्वारा लगाया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण क्या होते हैं, मतलब उनकी कमियों को जानना और उनके निदान करना। ठीक है, यानी उनको बताना, परामर्श देना, काउंसलिंग करना, यही सब क्या आता है, निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में निदान एक महत्वपूर्ण क्रिया है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक में क्या किया जाता है, कमियों का पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है, जो कमियां होती हैं उसको क्या किया जाता है, उपचार यानी दूर कर दिया जाता है, गैप को भर दिया जाता है। महत्वपूर्ण स्थान होता है चिकित्सा जगत में निदान अनेक प्रकार के उपकरणों जैसे थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप, एक्सरे आदि की सहायता से किया जाता है ना। क्या किया जाता है, अगर निदान करने जा रहे हैं, निदान मतलब कमी का पता लगाना, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे एक व्यक्ति जा रहा है, मरीज कोई, तो डॉक्टर क्या करते हैं, थर्मामीटर से चेक करते हैं कि इसको बुखार है कि नहीं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, एक्सरे करवाते हैं अगर कोई आंतरिक प्रॉब्लम होती है, तो इससे उनको क्या पता चल जाता है कि हाँ इसको ये बीमारी है या ये रोग है, ये चीज़ हुआ है। तो इसी को कमियों को पता लगाना या क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। और शिक्षा के जगत में यह कार्य अध्यापक उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण आदि की सहायता से करता है। नैदानिक परीक्षणों के द्वारा छात्र की कमजोरियों एवं कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उनके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना भी आवश्यक होता है। फिर अगला देखिए, फ्रेडरिक जी ब्राउन ने क्या कहा है, इनके अनुसार कि परीक्षण प्राप्तांकों का प्रयोग निदानात्मक उद्देश्य से अर्थात रोगी की समस्या के स्वरूप एवं कारण का पता लगाने में किया जा सकता है। वही तो हमने बताया कि रोगी को जो स्वास्थ्य होता है, अस्वस्थ हो, रोगी की जो समस्या है उसका पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक उद्देश्य यानी निदानात्मक परीक्षण या निदान कहलाता है। छठवां देखिए क्या कह रहा है हमारा, अन्वेषण एवं शोध कार्य। इसमें हमको क्या पढ़ना है कि किसी भी शैक्षिक अनुसंधान बिना मापन एवं मूल्यांकन के पूरा नहीं हो सकता। कोई भी आपका शैक्षिक अनुसंधान हो वहाँ पे मापन और मूल्यांकन होता ही होता है, ठीक है। बिना मापन और मूल्यांकन के शैक्षिक अनुसंधान का कोई भी कार्य नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता है। मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। संशोधन देखिए, सातवां पॉइंट है हमारा कि मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक अपनी विधियों में संशोधन करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी विधि ज़्यादा उपयोगी है तथा किस विधि से पढ़ाने पर छात्र ज़्यादा लाभान्वित होंगे, है ना। जब हम मापन करेंगे या मूल्यांकन करेंगे तभी तो हमको अपने शिक्षण, जो हम शिक्षा दे रहे हैं यानी शिक्षण का उद्देश्य जो हमारा है वो कैसा है, कैसे हमको पढ़ाना चाहिए, कैसा नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चे कैसे सीखें, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। आठवां हमारा पॉइंट है अभिभावकों, प्रबंधकों एवं प्रशासकों को छात्र की उपलब्धि के विषय में बताना। मतलब जितने भी अभिभावक होते हैं और प्रबंधक होते हैं, प्रशासक होते हैं, उनको छात्र की उपलब्धि के विषय में हम कैसे बता सकते हैं, मापन करके या मूल्यांकन के द्वारा ही तो देखिए दिया क्या है कि यह कार्य में छात्रों की उपलब्धि का मापन एवं मूल्यांकन करने के बाद ही संभव है। अगर हम क्या करें, किसी के मापन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ ये
इतना नंबर पाया है, इसको प्रथम श्रेणी मिली है या द्वितीय श्रेणी मिली है, तभी तो उसके अभिभावक को या जो प्रबंधन है उसको प्रबंधकों को क्या करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये बच्चा स्कूल में सबसे अच्छा है। तो ये कैसे हो सकता है, जब हम उसका मापन करेंगे एवं मूल्यांकन करेंगे। तो ये हमारे मूल्यांकन के क्षेत्र थे। तो चलिए अगला हम मूल्यांकन के उद्देश्य थे। अगला हमारा टॉपिक है मूल्यांकन के क्षेत्र। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। दिया है कि मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है R.S. वर्मा के अनुसार। सबसे पहले इनका देखिए, इन्होंने क्या बताया है कि मूल्यांकन के क्षेत्र में हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। मतलब इन्होंने क्या बताया कि मूल्यांकन का क्षेत्र से तात्पर्य क्या है कि ऐसे क्षेत्र जिनमें हम क्या करें, व्यवहार के द्वारा क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, वही क्या होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। दूसरे शब्दों में इसका मूल्यांकन किया जाए, प्रश्नों का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारण करना है। मूल्यांकन द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। मतलब मूल्यांकन करेंगे तभी तो हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। ये आयाम क्या होते हैं, संवेगात्मक, सामाजिक भी होते हैं, नैतिक भी होते हैं, शारीरिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। मूल्यांकन का संबंध केवल छात्र की बौद्धिक उपलब्धि से नहीं है, ना होकर क्या होता है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। जब हम उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन कर देंगे यानी हमारे मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। आगे चलिए इसी को देखते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र में रेमस तथा गेज ने क्या कहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होती है, व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि पर। इनका भी वही कहना है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यापक होती है और छात्र के सिर्फ बौद्धिक उपलब्धि पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व का प्रसार का क्या करती है, उल्लेख करती है। अगला हमारा इसमें देखिए मूल्यांकन के क्षेत्र में पहला टॉपिक दिया हुआ है। देखिए दिया है कि मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न अंग होते हैं, है ना। तो मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत जो छात्र होता है उसके कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, उसमें पहला पॉइंट दिया होता है ज्ञान। ज्ञान ही तो सबसे ज़्यादा जरूरी है छात्र की। इसमें क्या कह रहा है कि मूल्यांकन के इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया है ना। दूसरा है कुशलताएं। कुशलताओं का संबंध पाठ विषय से संबंधित कुशलताओं से है। मतलब जो पाठ हमारा है, पाठ विषय है, उससे संबंधित उसमें कितना कुशल है, ठीक है। तीसरा है रुचियाँ, मतलब वो कितना रुचि ले रहा है पढ़ने में। ये क्या होता है, छात्र के अंग ही तो है। इसका संबंध किसी विषय वस्तु या क्रिया को पसंद करने या ना करने से है। अभिरुचि परीक्षणों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है। बोध या अवबोध। बोध से तात्पर्य है कि छात्र सीखी हुई सामग्री की कितनी प्रकार से व्याख्या करने में क्षमता रखता है। योग्यताएं के बारे में देखिए, पांचवा पॉइंट योग्यताएं दिया हुआ कह रहा है कि छात्रों की योग्यताओं का ज्ञान करना। योग्यताएं सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं। किसी की भी योग्यता सामान्य भी हो सकती है और किसी की योग्यता विशिष्ट भी हो सकती है। छठवां पॉइंट है सूचना। छात्र के ज्ञान के संबंध में कितनी सूचना का संकलन किया है। सातवां है आपका प्रवृत्तियां, अभिव्यक्तियां तथा मूल्य। यह देखना कि छात्र ने अपने विषय में कितने और अपने मित्रों से, अपने विद्यालय से क्या प्रवृत्तियां, अभिव्यक्तियां तथा मूल्य हैं। आठवां पॉइंट है बुद्धि। बुद्धि क्या कहता है कि यह ज्ञात करना कि कुछ छात्र क्यों भूल करते हैं तथा गलतियों की पुनरावृत्ति क्यों कहते हैं, ठीक है। बुद्धि क्या करता है कि यह पता लगाता है कि छात्र गलती क्यों करते हैं और गलतियों की पुनरावृत्ति क्यों कहते हैं। नौवां पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य। मतलब एक व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी तो एक छात्र के लिए जरूरी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का मापन करना मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए प्रश्नावली, स्वस्थ इतिहास तथा निरीक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, अगर जिसका मापन किए बिना कोई भी मूल्यांकन अधूरा रह जाएगा, है ना। उसके शारीरिक स्वास्थ्य कैसी है, वो मानसिक रूप से सही है या शारीरिक रूप से सही है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, जानेंगे, तभी तो उसका मूल्यांकन क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से होगा। जब तक ये एक छात्र के अंतर्गत इसका ज्ञान नहीं हम करेंगे, हमारा मूल्यांकन क्या होता है, अधूरा होता है। 10वां पॉइंट है छात्रों की त्रुटियां, जिसमें देखिए दिया है कि मूल्यांकन के द्वारा छात्र की जांच हो जाती है कि वह त्रुटियां क्यों कर रहा है। छात्र के क्या करते हैं, जब हम मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं उसको, तो क्या करते हैं, ये जांच करने में हमको पता चल जाता है कि ये कौन कौन सी त्रुटियां कर रहा है और त्रुटियों को
ज्ञान हो जाने पर हम उसके निराकरण के प्रयास करते हैं, यानी उसका उपचार करते हैं कि इसकी हम कमियों को कैसे दूर या इसकी त्रुटियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा मूल्यांकन का क्षेत्र था जिसमें आपके 10 पॉइंट थे, आप इसको याद कीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक दिया है मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन का आपस में संबंध। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन संबंध को समझने के लिए सर्वप्रथम मापन का अर्थ जानना चाहिए। जिसमें ये देखिए है कि मापन में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा विशेषता, गुण कैसे होते हैं, गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन किया जाता है। मूल्य निर्धारण एवं मूल्यांकन में भी मापन किया जाता है, किंतु दोनों में दृष्टि का अंतर है। मूल्य निर्धारण किसी संदर्भ विशेष में निर्धारित प्रक्रिया से उत्पन्न गुण अथवा विशेषता का मापन है, जबकि मूल्यांकन में मूल्य निर्धारण के साथ ही प्राप्त परिणामों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन एवं परिवर्धन करने की दृष्टि पृष्ठपोषण भी रहती है, जिसके संदर्भ में उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार मूल्य निर्धारण उपयोगिता बताता है कि जबकि मूल्यांकन क्या होता है, वांछनीयता को बताता है। मतलब क्या कह रहे हैं, जो मापन होता है वो क्या होता है, इनके संबंध के बारे में मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, मापन का आपन के संबंध के बारे में बता रहा है कि जो मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या, मापन का अर्थ जानना जरूरी होता है। मापन का अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति एवं वस्तु का जो गुण होता है, उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उनकी गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन करना ही क्या होता है, मापन होता है, यानी उसको अंक प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, लेकिन जो हमारे मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन होते हैं, ये मापन इसका भी किया जाता है, किंतु दोनों की दृष्टि में क्या होता है, अंतर होता है। जो मूल्य होता है वो निर्धारण योग्यता को बताता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है वो वांछनीयता को बताता है। अगला है हमारा शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध। हमारे शिक्षण अधिगम होते हैं और जो मूल्यांकन होते हैं उनमें क्या संबंध है। देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षण को हम अधिगम हेतु मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं, अर्थात टीचिंग इज ए गाइडेंस ऑफ लर्निंग। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षण जितना अधिगम में बदल जाए वह उतना ही अच्छा है। अतः शिक्षण और अधिगम अलग अलग ना होकर एक ही सिक्के के क्या हैं, दो पहलू हैं। शिक्षण और जो मूल्यांकन होते हैं, शिक्षण और जो आपका अधिगम होता है अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के जैसे आपके हेड और टेल होते हैं, वैसे ही शिक्षण और अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, इसलिए शिक्षण अधिगम को एक सातत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात टीचिंग लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस, अधिगम या सीखना एक प्रक्रिया है। यह अधिगम और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य अधिगम और मूल्यांकन अधिगम के स्तर व उपलब्धि की जानकारी की प्रवृत्ति है। मतलब शिक्षण और जो अधिगम होता है वो दोनों क्या होते हैं, एक साथ चलते हैं। दोनों एक सिक्के के दो क्या होते हैं, पहलू होते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। जहाँ शिक्षण होगा वहाँ पे हमारा अधिगम होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का जो आपका शैक्षिक मूल्यांकन होता है उसका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और नोट को तैयार करते रहिएगा और नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट आपका रहेगा, पेपर आएगा, जल्दी से आप जितना आप नोट बनाए रहेंगे उसको क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और आपको पेपर में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट आप लोग बनाते रहते चलिएगा। आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा और इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर नए जुड़े हो हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।